तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रफल सदिश, घन कोण और वैद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल सदिश आप समझ गए होंगे क्या है। घन कोण भी किसी पृष्ठ द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा या गोलीय पृष्ठ के किसी भी भाग द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण होता है। और उसका फार्मूला भी हमने बताया था, dA cos थीटा अपान r स्क्वायर, डी ओमेगा उसका मात्रक स्टेरेडियन। एक चीज और होता है कि अगर संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, वो तो छोटा सा हमने क्षेत्रफल अगर dA लिया था, क्षेत्रफल अगर dA द्वारा अंतरित घन कोण डी ओमेगा होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित घन कोण निकालना हो तो भी बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो। क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर अपान r स्क्वायर, यानी कि 4 पाई। संपूर्ण बंद पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर अंतरित घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। और वैद्युत फ्लक्स भी आपने समझा होगा कि किसी पृष्ठ द्वारा गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गास प्रमेय। क्या होता है गास प्रमेय? गास ने किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश में एक संबंध स्थापित किया। मतलब कि अगर किसी पृष्ठ में आवेश मालूम हो, किसी पृष्ठ द्वारा कितना आवेश परिबद्ध है, यानी किसी पृष्ठ के कोई पृष्ठ कितना आवेश अपने अंदर रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हम लोग गास प्रमेय से कर सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि किसी पृष्ठ में 5 माइक्रोकूलम आवेश है। इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान कितना है, 5 माइक्रोकूलम। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप गास प्रमेय लगा देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, और वो होगा 5 माइक्रोकूलम अपान एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। और माध्यम कोई और, तो उस माध्यम की विद्युतशीलता ले लेंगे, निर्वात नहीं होगा तो। यानी किसी भी जनरल फार्मूला क्या होगा, Q अपान एप्सिलॉन 0। यदि किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा Q हो तो उस पृष्ठ से निकलने वाली या गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या होती है, Q अपान एप्सिलॉन 0। यही गास का प्रमेय है। गास ने इस संबंध को दिया था। क्या संबंध दिया था कि किसी पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। ये गास प्रमेय क्या है और ये कैसे आता है और इसका क्या अनुप्रयोग है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गास प्रमेय क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे इसका डेफिनेशन। गास प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स किसी भी बंद पृष्ठ से, या काल्पनिक भी कह सकते हो, उसको कई तरीके से कहा जाता है, किसी बंद पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, या गासियन पृष्ठ से। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यह गास प्रमेय का स्टेटमेंट है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यानी किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा अगर Q हो तो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध उस पृष्ठ से गुजरने वाला या निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की मात्रा कितनी होगी, Q अपान एप्सिलॉन 0 गुना। यही गास का प्रमेय।
किसी पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा अगर Q है तो उस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की क्या होगी, मात्रा Q/ε0। तो इस थ्योरम से आसानी से, अब ये थ्योरम कैसे आएगा इसको हम अभी डिराइव करेंगे, इसका निगमन करेंगे, लेकिन ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब कैसे इसको प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। स्टेटमेंट आपको याद हो गया होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। अब इसको हम मिटा देते हैं और एक चित्र बना करके इसका निगमन करते हैं। मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ, देखिए ये बिंदु O पर आवेश Q है। अब ये जो पृष्ठ होता है ये कैसा होता है, काल्पनिक होता है, ये आपको लेना है, सोच समझ करके जैसा आपको आसान लगे उस तरह से लेना है। गासियन पृष्ठ उसको कहते हैं, बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं, गासियन पृष्ठ, गासियन पृष्ठ। और इसकी सहायता से हम लोग वैद्युत फ्लक्स और फिर किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ज्ञात करेंगे गासियन पृष्ठ की सहायता से। तो यहां एक आवेश Q है और बिंदु O पर स्थित है। इसके तरफ हमने देखिए एक बंद पृष्ठ लिया है, कैसा लिया, इरेगुलर शेप है, कोई अनियमित आकार है। आप चाहे तो गोली पृष्ठ भी ले सकते हो, तो गोली पृष्ठ एक पर्टिकुलर कंडीशन हो जाएगा, हमने टेढ़ा मेढ़ा जानबूझ करके एक ऐसा पृष्ठ लिया है। अब हमको करना क्या है, अब इस पृष्ठ के से परिबद्ध आवेश कितना है, Q। अब इसके कारण इस पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर एक बिंदु P ले लेंगे, कोई भी बंद पृष्ठ है, और बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल आएगा, हम लोग dA ले लेते हैं। बिंदु P है, O की P से दूरी कितनी है, R। और मान ले रहे हैं O के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और इकाई सदिश O से P की ओर R कैप ले रहे हैं। तो आप जानते हैं बिंदु O पर स्थित आवेश Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होगी, 1/4πε0 Q/r² R कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, अब इस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव d है, यानी इस पूरे पृष्ठ को हम लोग अनंत सूक्ष्म छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में बांट देंगे। और बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव कितना हमने ले लिया, d। तो लिखेंगे कि माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है, और dA की दिशा क्या है, ये है वेक्टर dA के लंबवत इकाई सदिश की दिशा, वेक्टर dA ऐसे हो गया। यानी वेक्टर dA पृष्ठ के अभिलंबवत न होकर के पृष्ठ के अभिलंब से कितना कोण बना, वेक्टर dA जो होगा वैद्युत क्षेत्र E के अनुदिश न होकर के उसके दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ऐसा हम मान ले रहे हैं। dA की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो n कैप इस पृष्ठ के अभिलंबवत इकाई सदिश कितना है, n कैप है। और ये dA है, वेक्टर dA हो गया। तो पृष्ठ के अभिलंबवत ये सदिश हो गया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा इधर हो गई। तो दोनों अगर गोली पृष्ठ लिए होते तो दोनों एक ही दिशा में होते, वेक्टर E और वेक्टर dA, लेकिन हमने जानबूझ के एक अनियमित आकार लिया है ताकि E और dA एक दिशा में न हो, एक दिशा में होंगे तो और आसान हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव
अवयव डीए है तथा वेक्टर डीए व वेक्टर ई के बीच कोण कितना है? थीटा। अतः इस लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीए। ये तो आपको मालूम है, या डी फाई इक्वल टू ई डीए कास थीटा, या ई का वैल्यू कितना हो गया? पुट कर दें 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा अब तो इसका डायरेक्शन ले लिया गया है, इनके बीच का एंगल क्या हो गया है? वेक्टर जी की दिशा क्या है? वेक्टर r के अनुदिश दिशा है या r कैप के अनुदिश दिशा है। वेक्टर d की दिशा वेक्टर n कैप के अनुदिश दिशा है, यूनिट वेक्टर n कैप के अनुदिश दिशा है। तो दोनों का डायरेक्शन ले लिया गया है। e डॉट ds इक्वल टू क्या होगा? e dA cos थीटा। अब r कैप वेक्टर r कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा? इसको हम लोग यही लिख दे रहे हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, और Q/4πε0 dA cos थीटा अपान r² को एक तरफ कर देते हैं। और आप जानते हैं dA cos थीटा अपान r² क्या होता है? d ओमेगा। समीकरण नंबर 2। तो ये लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजर। तो अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, पृष्ठ समाकल निकाल देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कल भी हमने बताया था कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक गॉस थ्योरम में इस चीज का बार-बार हम लोग उपयोग करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाले या निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे, और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए क्या करेंगे? उसका पृष्ठ समाकल यानी सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। तो क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ से? अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल डी फाई, या सरफेस इंटीग्रल डी फाई का वैल्यू अभी भी निकाला हमने, क्या? Q/4πε0 डी ओमेगा। इक्वेशन 2 से पुट कर दिया, देखिए सामने ऊपर है। अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, तो इसको निरेश कर दे। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, Q/4πε0 सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण का मान कितना होता है? 4 पाई। तो पुट कर दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो क्या आ गया? Q/ε0, यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही तो गॉस का प्रमेय है। तो इसका गॉस का प्रमेय सिद्ध हुआ। क्या होता है गॉस का प्रमेय? कि किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब 2-3 बातें और है। अगर मान लीजिए ये तो हमने निर्वात लिया था, निर्वात न होकर के एक ऐसा माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक k हो, तो उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/k ε0।
दूसरी बात, अगर आवेश बंद पृष्ठ के भीतर न हो करके बंद पृष्ठ के बाहर हो तब क्या होगा? तब वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो हम एक ऐसा शेप लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, और इस पे एक आवेश Q है, इसके बाहर है, ठीक है। और देखिए यहाँ एरिया कितना है, dA1 ले रहे हैं, यहाँ एरिया कितना ले रहे हैं, dA2। तो इस आवेश के कारण इस पृष्ठ में अंदर प्रवेश करने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? Q/ε0 माइनस होगा। क्यों? अंदर जाता है वैद्युत फ्लक्स तो उसका चिन्ह परिपाटी हमने बताया था निगेटिव होता है। वैद्युत बल्लिकाएं ऐसे जाकर के गुजर रही हैं, तो इसमें प्रवेश कर रही है इस पृष्ठ में, और इस पृष्ठ से बाहर निकल रही है। इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखिए हमने पहले कहा कि क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता वैद्युत फ्लक्स, आवेश पर निर्भर करता है। गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में, यानी गाउस प्रमेय के कारण जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है केवल आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इसकी आकृति कैसी है बंद पृष्ठ की या उसका क्षेत्रफल कितना है। बस इस बात से मतलब होता है उसके भीतर आवेश की टोटल मात्रा कितनी है। तो इस क्षेत्रफल में प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स -Q/ε0, क्योंकि जब वैद्युत फ्लक्स प्रवेश करता है तो ऋण होता है और बाहर निकलता है तो प्लस होता है। तो टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0 ना। तो अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर होगा तो उसके कारण कोई वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, यानी आवेश को हर हालत में वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, उसी आवेश को हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर बंद पृष्ठ के भीतर टोटल आवेश की मात्रा 0 हो, जैसे कई आवेशित कण हो, 2-3 हो, Q1, Q2, Q3, तो उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? नेट वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? सिग्मा Q/ε0, यानी उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना। अब इसको जोड़ लेंगे बीजगणितीय विधि से, क्या होगा? सिग्मा Q1 + Q2 + Q3/ε0। अब अगर कोई आवेश नेगेटिव है, मान लीजिए Q2 नेगेटिव है, तो इसको ऋण लिख दीजिए। तो ये है गाउस प्रमेय, इसका अनुप्रयोग भी करेंगे। लेकिन जैसे एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए, अब इसको आप लोग पढ़ेंगे घर पे। गाउस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि गाउस प्रमेय क्या है, इसका निगमन कीजिए, फुल क्वेश्चन आता है। फिर इसका अनुप्रयोग भी है जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे कैसे आ गया, कोई पृष्ठ है, इसमें 3 आवेश है, एक 3 माइक्रोकूलाम का, एक -5 माइक्रोकूलाम का, एक 7 माइक्रोकूलाम का। अब कहेगा बताओ इस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है? बहुत आसान, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। क्या है टोटल आवेश? जोड़ दीजिए, 7 3 10 में से 5 गया, नेट आवेश कितना हो गया? 5 माइक्रोकूलाम। इस पृष्ठ में द्वारा परिबद्ध आवेश का मान कितना हो गया? नेट 5 माइक्रोकूलाम, और उसमें ε0 का भाग दे दीजिए। ε0 का वैल्यू तो आपको पता ही है, 8.85 × 10⁻², निकल गया। वैल्यू रख करके पुट करके आप डिवीजन करेंगे, लेकिन करना यही है। एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इसको, जैसे मान लीजिए आपको ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो वैद्युत बल्लिकाएं क्या होती है? धन आवेश से जाती है ऋण आवेश की ओर। वैद्युत बल्लिका तो पढ़े हैं ना कि भूल गए? ऋण आवेश की ओर आ रही है, देखिए धन आवेश से दूर जा रही है। ठीक है। अब इसमें हम 2-3 पृष्ठ लेते हैं। एक पृष्ठ ले रहे हैं S1, अलग कलर से दे देते हैं, दिखाई दे आपको। S1, S2, S3 और एक ले लेते हैं पूरा S4 ऐसे। चार पृष्ठ यहां ले रहे हैं। ये पृष्ठ क्या है? S1, ये पृष्ठ क्या है? S2,
और ये क्या है S3 और ये एक बड़ा पृष्ठ है S4, 4 पृष्ठ दिख रहा है सरफेस। अब देखिए जरा पृष्ठ S1 देखिए, इससे वैद्युत बल रेखा ये पॉजिटिव है। अब जानते हैं धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं उससे दूर जाती हैं, तो इससे बाहर निकल रही है ना। S1 से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसके बाहर निकल रही हैं, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? S1 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। क्यों? पॉजिटिव है और वैद्युत बल रेखाएं इससे दूर निकल रही हैं। और S2 देखिए, ये ऋणात्मक है, इसके अंदर प्रवेश कर रही है बल रेखाएं, तो इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा S2 के कारण, S2 के अंदर प्रवेश करने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? वो इसको Φ2 मान ले रहे हैं, वो कितना क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? वो तो आवेश के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चिन्ह कैसा होगा? निगेटिव होगा। और S3 देखिए सरफेस, इससे कोई आवेश परिबद्ध नहीं है। S3 में देख रहे कोई आवेश है? ये आवेश तो यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है। अगर ये Q1 है तो Q1/ε0, ये Q2/ε0। लेकिन इसको लिखते हैं प्लस Q1/ε0 और ये माइनस Q2/ε0। दोनों की परिमाण अलग अलग ले लेना। चलिए इसका थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं, रेखाएं सेम थी तो लग रहा था कि दोनों का परिमाण सेम था, तो इसमें हमने चेंज कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। और S3 से देखिए, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है? कुछ नहीं, 0। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ के भीतर कोई आवेश ही नहीं है। इस पृष्ठ को देखिए, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी 0 होगा। क्यों? आवेश तो है इसमें, सॉरी 0 नहीं होगा। अगर दोनों इक्वल होगा तब 0 होगा। अगर मान लीजिए दोनों इक्वल ले लेते हैं, चलिए इक्वल ले लेते हैं Q और Q, तब क्या होगा? चौथा पृष्ठ देख रहे हैं ना। अब इससे नेट आवेश कितना हो जाएगा? ये प्लस Q या माइनस Q, टोटल आवेश 0। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 है। इस क्यों? क्योंकि नेट आवेश 0 है। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 है। क्यों? क्योंकि कोई आवेश ही नहीं परिबद्ध है। इसके द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं। और इसके द्वारा गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही हैं। तो ये तो मान लीजिए समझने के लिए बताया गया, इसका कोई गॉस प्रमेय लिखने में इसका कोई रोल नहीं है, आपको लिखना नहीं, समझने के लिए बताया गया। जब न्यूमेरिकल इसके आएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि कुछ समझ करके आप कुछ क्या कर सकते हैं, इसके लिए बताया गया। बाकी गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट वही है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर उसका निगमन। अब इसके अनुप्रयोग को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।